अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क के हवाले से। इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है वो अगर आप देखें तो इंटरेस्ट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट से आपको जो है वो रिसीव होता है। इंटरेस्ट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट पहला जो है वो बॉन्ड है आपके पास। बॉन्ड्स की जो है वो आपने लास्ट क्लासेस में डिस्कशंस देखी होंगी। बॉन्ड्स की जो वैल्यूएशन है अगर आप रिकॉल करें तो उसका जो प्राइसिंग का फॉर्मूला है वो कूपन पे डिपेंडेंट है। कूपन्स आपके आते हैं और फिर जो आपको चूँकि एंड पे पार वैल्यू भी वापस मिलती है, ये आपके पास आ जाता है। इसको अगर हम सेमी एनुअल क्वार्टरली पेइंग कूपन पेइंग अमाउंट की तरफ जाएं तो आपके ये सारे फैक्टर एन से डिवाइड हो जाता है। सी आर बी एन से डिवाइड हो जाता है, एन से डिवाइड हो जाता है और जो टी है वो एन से मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पार के साथ भी इसी तरह से इसको देखोगे। इसका मतलब ये है कि अगर सेमी एनुअल होगा तो एन आपका 2 है, क्वार्टरली होगा तो एन 4 है एंड सो ऑन। आप इसको रिजॉल्व कर लेंगे। लेकिन यहाँ हमारा बेसिक पर्पज़ जो है वो बॉन्ड्स को की प्राइसिंग को देखना मकसद नहीं है। हमारा बेसिकली टर्म स्ट्रक्चर के साथ जो है वो रिलेशनशिप है। इसको देखते हैं। जो टर्म स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्ड है अगर आप उसको देखें तो इंटरेस्ट रेट के साथ जो आपकी जो प्राइस ऑफ बॉन्ड है वो वेरी करती है। अगर मैं इस एक्स एक्सिस पे प्राइस को रखूं और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट रखूं तो ये आपको अपोजिट बिहेवियर मिलता है। ठीक, ये इंटरेस्ट रेट की मूवमेंट की बेस पे ये आपको इस तरह का बिहेवियर भी मिल सकता है एंड सो ऑन। तो ये आपका जो इंटरेस्ट रेट है इसका मतलब ये है कि प्राइस के साथ उसका इन्वर्स रिलेशनशिप है। उसको आपने जो है वो जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा उतनी जो प्राइस है वो कम होती जाएगी। यहाँ पे जो दूसरा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टर्म स्ट्रक्चर के हवाले से वो है ड्यूरेशन का। ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपका जो टाइम का फैक्टर है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो बेनिफिट है, बेनिफिट अगर मैं प्राइस का कह लूँ तो गलत नहीं होगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है जो टाइम बढ़ता जाता है तो आपका बिहेवियर ये रहता है। इसका मतलब ये है कि आफ्टर सर्टन टाइम पीरियड, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के बाद आपका जो मार्जिनल बेनिफिट है वो ना होने के बराबर हो जाता है। ड्यूरेशन वो टाइम पीरियड है जहां आप किसी भी बॉन्ड से मैक्सिमम बेनिफिट अटेन कर लेते हैं। ड्यूरेशन इज बेसिकली मैक्सिमम बेनिफिट टाइम पीरियड। मैक्सिमम बेनिफिट टाइम पीरियड आपको मिल जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस बॉन्ड से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं वो बड़े आराम से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी लाइफ जो है वो 10 ईयर्स है और ये जो ड्यूरेशन आई है फर्ज करें 8.5 ईयर्स पे आई है। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम बेनिफिट मुझे इस बॉन्ड से 8.5 ईयर्स में मिल जाएगा। इसके बाद इसको मैं अपने पास रखूँ या ना रखूँ मुझे कोई ख़ास बेनिफिट नहीं है। बेस्ट यहाँ पे सजेस्ट ये किया जाता है कि यहाँ पे आप इस बॉन्ड को डिस्कार्ड करें इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के लिए,
डिसीजन करना ड्यूरेशन के थ्रू आसान हो जाता है। तो इस बॉन्ड को आप डिस्कार्ड करें और इसकी जगह ऐसा बॉन्ड ले लें जिसकी लाइफ ज़्यादा है और जिसकी ड्यूरेशन ज़्यादा है। सो ड्यूरेशन का जो फॉर्मूला है उसकी तरफ चलते हैं कि ड्यूरेशन हमने फिर कैलकुलेट कैसे करनी है। ड्यूरेशन जो है वो बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश फ्लोज है, ठीक है, उनका सम है और ये आई टू एन आपका जाता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश फ्लोज को आपने जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो प्राइस है या मार्केट प्राइस आपको गिवन हो, उससे आप डिवाइड करोगे तो आपको ड्यूरेशन मिल जाएगी। अब मैं एक एग्जांपल के साथ इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल एक बॉन्ड है जिसकी पार वैल्यू जो है वो 1000 है। कूपन रेट इस पर हमें गिवन है, फर्ज करें 10%। इसकी मार्केट में इस वक्त जो प्राइस है वो है जी 900 और इस पे जो यील्ड टू मैच्योरिटी है वो 12% है और इसकी जो लाइफ है यानी टोटल टाइम टी जो है वो हमें दिया हुआ है 5 years फॉर एग्जाम्पल। ठीक, ये हमें डाटा गिवन है। तो अब इस फॉर्मूला को मैं पहले तो ओपन करूँगा कि ये बनेगा क्या। ये बनेगा सॉरी यहाँ पे इंटू टी भी था। सो कैश फ्लो फर्स्ट ईयर में क्या मिलने वाला है, हमें कूपन 1 मिलेगा और हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। टाइम टी पहले पहले टाइम पीरियड का टाइम 1 है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसकी हमें लेनी है प्रेजेंट वैल्यू। हमें ये बता रहा है फार्मूला के प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश फ्लोज। सो 1 प्लस वाई टी एम, पावर इसकी 1 होगी क्योंकि पहले साल का कैश फ्लो है। फिर आपका जो दूसरे साल का कैश फ्लो है कूपन है, उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, टाइम उसका 2 है बेसिकली। तो आप ये कहेंगे 1 प्लस वाई टी एम, उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेने के लिए पावर 2। इसी तरह तीसरे साल में कूपन 3 मिलेगा आपको, 1 प्लस वाई टी एम पावर 3। चौथे साल में आपका जो टाइम पीरियड है वो 4 है, तो ये 1 प्लस वाई टी एम 4 आ जाएगा। और पाँचवें साल में क्योंकि उसकी टोटल लाइफ 5 ही है, पाँचवें साल में आपको कूपन के बाद पार वैल्यू भी मिलेगी। तो पाँचवें साल में ये C5 प्लस पार आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 5 करेंगे आप और इसको 1 प्लस वाई टी एम 5 कर लेंगे, तो ये आपकी पावर आ जाएगी। अच्छा जी, ये हमारे पास ये फार्मूला आ गया। अब अगर आप देखें कूपन क्या है हमारे पास 10% है। सो 10% कूपन का मतलब ये है कि हम सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि फाइंड आउट होती है पार को कूपन रेट से मल्टीप्लाई करने से। सो पार है 1000, इसका 10%, इसका मतलब है सी की वैल्यू 100 आ गई। सो अब मैं वैल्यूज़ यहाँ पुट कर सकता हूँ। 100 मल्टीप्लाई बाय 1 करूँगा तो उससे फ़र्क तो कोई नहीं पड़ने वाला। सो 1.12 की पावर 1, ये आएगा 200
यानी 100 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये आएगा 1.12 की पावर 2। इसी तरह ये आएगा 300, 1 प्लस 12 की पावर 3। ये आएगा कि 400, 1.12 की पावर 4। ये अब देखें 1000 पार है और 100 कूपन है, तो 11 और 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5500। तो 1.12 की पावर 5। अच्छा, अब इस मामला में हमने जो आखिरी स्टेप था वो नहीं किया था, उसको आप नोट कर लें। हमने कहा था इस सब को डिवाइड होना है पी नॉट से, पी नॉट हमने कहा है 9। सो अब आप इसको रिजॉल्व करेंगे और इसका आंसर जो है वो आंसर को 900 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये मेरे पास ड्यूरेशन आ जाएगी। तो हम जो है इसको एक्सेल में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। So this is 100 divided by 1.12, then 200 divided by 1.12 का square, then this is 300 divided by 1.12 cube, और ये आएगा आपका 1.12 की पावर 4। तो ये आ गया, फिर है हमारे पास 5500 डिवाइडेड बाय 1.12 की पावर 5। तो इन सब को अगर हम सम करें तो आंसर जो है वो आता है हमारे पास 3837.314। और अब हमने इसको डिवाइड करना है 900 से, तो ये हमारे पास आ रहा है 4.2636 ईयर्स। इसका मतलब ये है कि ये जो बॉन्ड है इसका मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो हमें 4.2636 ईयर्स में मिल जाएगा। ये उसकी ड्यूरेशन आ गई। मसला ये है कि ड्यूरेशन जो है वो एक स्टेप है सेंसिटिविटी एनालिसिस की तरफ। सेंसिटिविटी एनालिसिस जो बॉन्ड का करना है हमने तरफ, ये एक स्टेप होता है और वो हम करते हैं जो इफेक्ट ऑफ जो हमारे पास चेंज इन प्राइस है वो फाइंड आउट करने के लिए, अगर हमारे पास प्राइस गिवन हो यानी जो मार्केट प्राइस थी, अगर हमें मॉडिफाइड ड्यूरेशन गिवन हो और हम अब जो इंटरेस्ट में फ्लक्चुएशन है, इसको सॉरी हम YTM लिख रहे हैं तो YTM में लिखता हूँ, इंटरेस्ट में जो फ्लक्चुएशन है अगर वो हमें पता हो तो हम बड़े आराम से चेंज इन प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्योंकि इंटरेस्ट का यानी यील्ड टू सिक्योरिटी का प्राइस पे नेगेटिव इफेक्ट है यानी अपोजिट इफेक्ट है, तो इस वजह से हम ये माइनस साइन जो है इस इक्वेशन में लिखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ड्यूरेशन तो है लेकिन मॉडिफाइड ड्यूरेशन नहीं है। तो ये जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन है ये फाइंड आउट होती है आपकी ड्यूरेशन को अगर आप एक दफ़ा फिर YTM से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे ड्यूरेशन कितनी थी हमारे पास 4.2636 थी, और इसको अगर हम 1.12 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास
मॉडिफाइड ड्यूरेशन आ जाएगी 1.12। सो ये आती है 3.8068। ठीक, तो ये हमारे पास मॉडिफाइड ड्यूरेशन भी आ गई है इसमें। सो अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है चेंज इन इंटरेस्ट रेट। जो चेंज इन इंटरेस्ट रेट है उसको अगर हम देखें तो वो बेसिकली डिटरमिन होता है आपके या तो परसेंटेज चेंज की सूरत में लिखा होगा, मोस्ट प्रोबेबली जो मार्केट की टर्मिनोलॉजी है उसमें लिखा होता है चेंज इन बेसिस पॉइंट्स। बेसिस पॉइंट्स बेसिकली क्या है, हम इनको अगर आप मार्केट में इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन देखोगे तो वो बेसिस पॉइंट्स लिखा होगा, बी और पी कैपिटल और एस स्मॉल लिखा होगा, इसका मतलब है बेसिस पॉइंट्स, ये इसकी एब्रीविएशन हो जाती है। अब बेसिकली जो 1% चेंज है इसके 100 स्मॉल यूनिट्स कर लें, ठीक है, तो वो 100 बेसिस पॉइंट्स हो जाते हैं। यानी 1% के भी 100 हिस्से बना लें तो वो बेसिस पॉइंट्स आपके 100 बेसिस पॉइंट्स हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट का स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि 1% को मैं लिख सकता हूँ 0.01 इज बेसिकली 100 बेसिस पॉइंट्स। तो अगर मैं कहता हूँ कि 10 बेसिस पॉइंट्स, इसका मतलब है कि हम टॉकिंग अबाउट 0.001, इसका मतलब है कि 1 बेसिस पॉइंट की बात करता हूँ, दिस विल बी 0.0001। सो अब ये देखें इस 1 का जो 1% का 1 था इसके भी हमने 100 हिस्से जो है वो बना लिए, तो 1 बेसिस पॉइंट बेसिकली है। सो इसका मतलब यह है कि अगर आपको कहा जाता है कि इंटरेस्ट रेट will or is expected to decline by 20 basis points, इसका मतलब क्या होगा, आपने चेंज इन वाईटीएम क्या लिखना है इस केस में, चेंज इन वाईटीएम क्या होगा आपका 20 बेसिस पॉइंट्स में, तो ये आएगा 0.002 और ये डिक्लाइन है, डिक्लाइन इज मींस नेगेटिव साइन, तो ये माइनस के साथ आएगा। अब आप अगर जो आपका सेंसिटिविटी एनालिसिस था उस फार्मूला को देखें तो उसमें आपके पास प्राइस गिवन है 900, मॉडिफाइड ड्यूरेशन अभी आपने फाइंड आउट की है 3.8068, ठीक है, और आपको ये पूछा गया है कि इंटरेस्ट रेट इज़ बाउंड टू डिक्लाइन बाय 20 बेसिस पॉइंट्स, तो आप माइनस 0.002 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको चेंज इन प्राइस पता चल जाएगी कि इस बॉन्ड की प्राइस में क्या चेंज आने वाली है। सो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 3.8068 को मल्टीप्लाई करें अगर 900 से और फिर मल्टीप्लाइड करें उसे 0.002 से, तो आपके पास आपको पता लगता है कि 20% बेसिस पॉइंट डिक्रीज़ करने से आपकी जो प्राइस ऑफ बॉन्ड है वो 6.852346 इंक्रीज़ कर जाएगी। सो ये माइनस और माइनस ऑब्वियसली प्लस हो जाते हैं, तो आपका जो चेंज इन प्राइस है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ होने से आपकी जो 6.85 रुपीज़ जो है वो प्राइस ऊपर चली जाएगी। सो ये जो फ्लक्चुएशन है ये अब आपको इंटरेस्ट रेट की अगर आपको डिक्लाइन या इंक्रीज़ पता चल जाए तो आपको उसकी प्राइस में फ्यूचर एक्सपेक्टेड चेंज पता चल जाएगी बॉन्ड की, और उसकी बेसिस पे आप जो है वो असेस कर सकेंगे कि आपको इस बॉन्ड को होल्ड करना है, सेल करना है या परचेज करना है। ठीक, तो ये एलिमेंट जो है आपको इससे डिटरमिन हो जाएगा कि आपकी जो चेंज इन प्राइस है
वो इंटरेस्ट रेट की वजह से कितनी एक इफेक्ट हो रही है। तो ये आपका बॉन्ड ड्यूरेशन का जो है वो टॉपिक यहाँ पे कंक्लूड होता है। इसी तरह आपका जो एक और कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्ट रेट के जो इफेक्ट्स हैं, रिस्क के इफेक्ट्स हैं, उसको कैसे नलिफाई किया जा सकता है। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है इम्यूनाइजेशन का, सो अगर आप मेडिकल टर्म्स में इम्यूनाइजेशन की बात करें तो बेसिकली आपको जो एक्सटर्नल डिजीज़ हैं उससे बचाने के लिए जो है कोई वैक्सीन या कोई इस तरह की मेडिसिन दी जाती है। सो इम्यूनाइज आप अपने रिस्क से कैसे इम्यूनाइज हो सकते हैं, जो इंटरेस्ट रेट का रिस्क है। अगर तो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका अगर इंक्रीज होना है या डिक्रीज होना है, दोनों केसेस में देखें, जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा तो आपकी प्राइस बढ़नी है, चेंज इन प्राइस इंक्रीज होगी। लेकिन अगर आप देखें कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो आपकी जो डेल्टा पी है दैट इज़ बाउंड टू कम डाउन, यानी प्राइस ऑफ बॉन्ड जो है वो नीचे आ जाएगी, तो उसमें आपको लॉस होगा। सो इन 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 इफेक्ट्स को कवर करने के लिए इम्यूनाइज कर लें। और इम्यूनाइज कैसे करते हैं वो, उसके लिए उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का एक कॉन्सेप्ट है। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट क्या है, इसको हम समझते हैं। देखिए, बॉन्ड पे आपकी जो अर्निंग थी वो $100 या ₹100 पर एनम आ रही, विच इज़ नथिंग एज कम्पेयर टू योर इन्वेस्टमेंट। तो आप उसको री इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? जब आप उसको री इन्वेस्ट करते हैं फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड तो आपको जो है उससे अच्छा खासा है। हम्म, हम्म, ओके जी, हम बात कर रहे थे री इन्वेस्टमेंट की। तो टाइम 0, 1, 2, 3, 4 और 5 की बात करें अगर हम, तो देखें पहले साल जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो यहाँ मिलेगा, दूसरे साल ये मिलेगा, तीसरे साल मिलेगा, चौथे साल मिलेगा, पाँचवें साल जमा कूपन मिलेगा, ये आपको मिल रहा था। अब अगर आप इसको री इन्वेस्ट करोगे तो ये 4 साल तक री इन्वेस्ट हो सकता है। इसको री इन्वेस्ट करोगे तो ये 3 साल के लिए होगा। इसको री इन्वेस्ट करोगे तो ये 2 साल के लिए। इसको री इन्वेस्ट करोगे तो ये 1 साल के लिए। ये जो आखिरी पेमेंट है ये री इन्वेस्ट नहीं हो सकती। तो इसका मतलब यह है कि अगर मुझे फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ मैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि मैं 100 हर साल जमा करा रहा हूँ। ये मेरा फॉर्मूला है। तो 100 1.12 मार्केट में इंटरेस्ट रेट है। 4 साल के लिए ये इन्वेस्ट हुए हैं, 4 पेमेंट्स हैं, 0.12। तो आप इसकी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो होगा जी 1 इक्वल टू 1.12 की पावर 4। इसमें से हम माइनस करेंगे 1 को, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, सॉरी मल्टीप्लाई में डिवाइड करेंगे 0.12 से, 0.12 से, तो ये आपके पास आ गया 4.7793। और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये आएगा आपका 47793, सॉरी 0.9328। इसका मतलब यह है कि इसको री इन्वेस्ट करने से आपने जो एडिशनल बेनिफिट कमाया है, एडिशनल बेनिफिट जो कमाया है वो है 77.9328। ठीक, क्योंकि 400 तो आपको मिलने ही मिलने थे ना। सो आपने 77.9328 जो है वो आपने एडिशनल कमा लिया। अब अगर आपको इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशन मिलती है,
इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशन मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 1.5% से नेगेटिव में आ जाता है, तो आपकी इसके प्राइस पे क्या इफेक्ट होगा। ये था आपके पास 900, ड्यूरेशन था 3.806 और आपका जो इंटरेस्ट में फ्लक्चुएशन है वो है जी 0.015। ठीक, तो इससे देखें आपको क्या इफेक्ट पड़ रहा है। 0.15, तो आपका जो है वो मैक्सिमम जो प्राइस है वो इंक्रीज कर रही है 51.39, ठीक, 25। अब इंटरेस्ट रेट कम होने की सूरत में तो आपको बेनिफिट मिल गया, एक तो ये बेनिफिट मिला आपको, साथ में ये भी प्राइस आपकी बढ़ गई। अब अगर यही सिचुएशन होती कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है 1.5%, तो इसका मतलब है ये आंसर आता मेरे पास -51.3925, क्योंकि प्लस है तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा और प्लस का मतलब है ये माइनस में आएगा। सो आपने अपने रिस्क को इम्यूनाइज कर लिया है री इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि आपने ये एडिशनल बेनिफिट लिया है 77.93 और ये आपने लूज़ किया है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आपको तकरीबन 26.5 समथिंग जो है वो फिर भी आपको सेविंग हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने आप को रिस्क से बचा लिया। सो ये आपका इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट और फिर उसमें उसकी वेरिफिकेशन। एनी क्यूरीज टिल नाउ? मैंने कहा कोई क्यूरी है? नो सर। ओके देन, टेक केयर, सी यू। थैंक यू सर। जी, कुछ पूछ रही थी या बता रही थी? सर मैंने थैंक यू बोला था। अच्छा सॉरी, चलें, ओके, टेक केयर, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।